जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जनजी ज्ञान पे। दोस्तों, आप सभी के लिए हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर थ्योरी से संबंधित केवल वही 30 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लिए हैं जो लगातार 2 या 2 से अधिक कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में या आपके इंटरव्यू में या आपके पर्सनल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इन एन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर द एप्लीकेशन ऑफ ऑयल इज फॉर। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग किसके लिए होता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बार्क 2022 एनआरबी न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन डीआरडीओ जो 2022 और 23 के बीच में एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए कूलिंग, ऑप्शन बी इंसुलेशन, ऑप्शन सी बोथ कूलिंग एंड इंसुलेशंस, ऑप्शन डी प्रिवेंटिंग द एक्यूमुलेशंस ऑफ डस्ट। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल में ट्रांसफार्मर जो ऑयल डाली जाती है वो मिनरल ऑयल होती है। स्पेशली उसका नाम बोले तो दोस्तों उसे पैराफिनिक या नेपथेनिक मिनरल ऑयल कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि दोस्तों जब ट्रांसफार्मर पर लोड आती है तो ट्रांसफार्मर से करंट ड्रॉ होने के कारण उसमें कॉपर लॉसेज होती है और आयरन लॉसेज होती है, जिससे वो बाइंडिंग क्या होने लगती है दोस्तों, गर्म होने लगती है। कोर भी क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। यदि सारा हीट उसी जगह पे ट्रांसफार्मर में ही रह जाए तो ट्रांसफार्मर को वो डैमेज कर सकता है। तो इस ट्रांसफार्मर से जो इस हीट को है दोस्तों बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये ऑयल क्या करता है कि इस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने से ये क्या होता है दोस्तों, ऊपर आता है और ये रेडिएटर से होते हुए, कंजर्वेटर टैंक से होते हुए, मतलब अपना पाथ लॉन्ग करके ये एयर के संपर्क में आके वहाँ से ठंडा होता है। और दूसरा क्या होता है कि दोस्तों इसका काम इंसुलेशन का भी होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग होती है वो मेन टैंक के अंदर में रखा जाता है, कोर के ऊपर रखा जाता है। और कोर के ऊपर रखने से क्या होता है कि कोर भी हम जानते हैं कि जैसे कि दोस्तों ये मेटल का बना हुआ होता है, सीआरजीओ स्टील का बना हुआ होता है। यदि इसमें किसी भी कारण से इतनी हैवी करंट यदि ट्रांसफार्मर बाइंडिंग से फ्लो होती रहती है तो यदि इसमें चली जाए तो क्या हो सकता है कि जब कोई टेक्नीशियन उसको मेंटेनेंस करने के लिए आएगा तो उसको शॉक लग सकता है। उसके लिए तो हम करना चाहेंगे कि उसमें अच्छा इंसुलेशन हो। तो ये क्या करता है दोस्तों, बाइंडिंग के बीच में जाके कोर और बाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन देता है और बाइंडिंग और उसके जो ट्रांसफार्मर मेन टैंक के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके बीच में ये इंसुलेशन का कार्य करता है। इस अनुसार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ कूलिंग एंड इंसुलेशन। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम आपको जानकारी बता दें, ये ट्रांसफार्मर ऑयल जो होती है कभी कभी इसका प्रॉपर्टी पूछता है तो इसके जानकारी हम ले लेते हैं कि क्या क्या उसके गुण होना चाहिए तेल का। ये जो तेल होता है दोस्तों इसका हाई डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होना चाहिए, मतलब ज़्यादा वोल्टेज पे भी ये पंक्चर नहीं होना चाहिए। दूसरा, लो विस्कोसिटी होना चाहिए, अर्थात ये कम श्यानता का होना चाहिए। कम श्यानता का मतलब क्या होता है कि दोस्तों पतला। जैसे आपके पास में आपको हम शहद दे दे और पानी दे दे, दोनों में से कौन सा ज़्यादा पतला होगा? पानी। पानी क्या कर सकता है दोस्तों, इजीली एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सकता है। वही अब हम शहद को हम एक जगह दूसरी जगह भेजने की कोशिश करें तो क्या होगा दोस्तों, दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है उसका लो विस्कोसिटी होना चाहिए। जितना पतला रहेगा तो वो ईजी से एक्सपेंड हो सकता है और हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वो रेडिएटर से या कंजर्वेटर टैंक से होते हुए वो घूम सकता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों ये जो फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब इसमें मॉइस्चर नहीं, यदि इसमें मॉइस्चर आ गया तो इसका इंसुलेशन क्या हो सकता है दोस्तों, डैमेज हो सकता है, फिर ये तेल खराब हो जाएगी। और इसका हाई फ्लैश पॉइंट भी होना चाहिए, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे भी इस तेल में आग नहीं लगना चाहिए। ये सभी गुण इस ट्रांसफार्मर ऑयल में देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लक्स इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हैज। एक ट्रांसफार्मर के ईएमएफ समीकरण में शामिल फ्लक्स क्या होता है? ये क्वेश्चन दोस्तों इसरो 2025 और बीएसपीएससीएल 2025 में भी देखने को मिला था। तो जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं कि ये ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, ई इक्वल टू यानी ई आर एम एस जो होता है 4.44 एफ
N इंटू 5M होता है, जहाँ पे E क्या होता है दोस्तों, इंड्यूस EMF होता है वोल्ट्स में, F क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज का सप्लाई देते हैं वो होती है, और उसके बाद N क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ टर्न पर फेज होता है। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि दोस्तों ये जो फाई है, ये 5M जो है, ये 5M को हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, या इसमें जगह हम फाई इक्वल टू बी ए भी होता है, तो यदि वो ना देखे, यदि 5M दिया हुआ है तो इसको जगह हम कहते हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इन वेबर। तो जैसे कि हमको दोस्तों पता है, इसको हम एक और चीज़ से लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, फाई जो एक होता है वो बी ए होता है, तो बी वो मैक्स होता है, जिसको हम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। यदि ये क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स भी दिख सकता है या मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आंसर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आरएमएस वैल्यू नहीं होगा, नहीं होता है, एवरेज वैल्यू भी नहीं होगा दोस्तों, टोटल वैल्यू भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An ideal transformer will have maximum efficiency at load such that एक आदर्श ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता उस भार पर होगी। ये क्वेश्चन दोस्तों CPRI बेंगलोर 2022 में पूछा गया। CPRI बोले तो सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें ये इलेक्ट्रीशियन के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, कॉपर लॉस ग्रेटर देन आयरन लॉस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, कॉपर लॉस लेस देन आयरन लॉस। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में मुख्यतः दो लॉस देखने को मिलते हैं, एक होते हैं कॉपर लॉस और एक होता है आयरन लॉस। किसी भी ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी होता है दोस्तों, उस पर क्या किस पे निर्भर करता है, उस पर उसके लॉसेस पे निर्भर करता है। जैसे कि हम दोस्तों इसका इक्वेशन भी जानते हैं कि एफिशिएंसी जो होता है वो होता है आउटपुट पावर बटा आउटपुट प्लस लॉसेस। यदि दोस्तों इसमें हम लॉसेस मेरा कम हो जाए तो हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो देखने को क्या मिलता है प्रैक्टिकली दोस्तों, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करती है। क्योंकि दोस्तों जब किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आयरन लॉस से ज़्यादा कॉपर लॉस होती है। यदि कॉपर लॉस कम हो जाएगी तो उस समय क्या होगी, ओवरऑल लॉसेस क्या हो पाएगी, कम हो जाएगी, जिस कारण से दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होती है उस कंडीशन में मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करती है। तो इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ट्रांसफार्मर which is more feasible to use in the distributions and should be, वितरण छोर पर उपयोग हेतु अधिक व्यवहार्य ट्रांसफार्मर कौन सा होना चाहिए। आपके लिए ऑप्शन है दोस्तों स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्कॉट कनेक्शंस, डेल्टा डेल्टा। ये क्वेश्चन दोस्तों सेल 2022 में जो राउरकेला में है उसमें जो एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्या होता है, वितरण छोर क्या होता है। देखिए दोस्तों एक जनरेटिंग पावर स्टेशन होती है जहाँ पे पावर को जनरेट किया जाता है, वहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के GSS को भेजा जाता है, GSS बोले तो ग्रिड सबस्टेशन भेजा जाता है, फिर वहाँ से अलग अलग PSS के लिए वहाँ से फीडर लाइन निकलती है तो वो अलग पावर सबस्टेशन में जाती है, और पावर सबस्टेशन में से जो लाइन निकलती है जो आपके घर के गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगी होती है, देखते हो कि 11 kV या 33 kV या 6.6 kV का जो लाइन आता है प्राइमरी साइड में, और उससे जो आउटपुट निकलता है जो आपके घरों में आता है, तो वो जो ट्रांसफार्मर जो आपके घर के मोहल्ले में, गांव में, कस्बों में जो लगे हुए थे ट्रांसफार्मर, उस ट्रांसफार्मर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दोस्तों जो ट्रांसफार्मर आती है ऐसा नहीं है कि यदि कि इसमें सिर्फ सिंगल फेज या सिर्फ थ्री फेज का ही सप्लाई होती है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि स्टार कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर होती है उसमें 4 वायर निकलते हैं, एक होता है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 यानी RYB, और प्लस एक न्यूट्रल होता है। और जबकि डेल्टा में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, तो डेल्टा में सिर्फ 3 ही लाइन मिलते हैं जिसमें आप RYB कहते हैं। यदि आपके घर में मान लीजिए सिंगल फेज की सप्लाई की ज़रूरत है तो आप क्या लेंगे, एक फेज लेंगे, एक न्यूट्रल लेंगे, लेकिन ये न्यूट्रल आपको डेल्टा में देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या होता है दोस्तों, सिंगल फेज सप्लाई देने के लिए ये डेल्टा स्टार कनेक्शन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो इस साइड में आपके लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है दोस्तों,
ये प्राइमरी कनेक्शन है और ये आपके जो राइट साइड में दोस्तों ये सेकेंडरी कनेक्शन है। तो इस समय से हम देखते हैं कि दोस्तों मुझे सेकेंडरी साइड से न्यूट्रल चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, स्टार डेल्टा, डेल्टा में तो न्यूट्रल नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। दूसरा में देखिए डेल्टा स्टार, हाँ स्टार में देखिए यहाँ पे मुझे न्यूट्रल मिल रहा है, मतलब ये सप्लाई मुझे 3 फेज भी यहाँ पे मिल सकती है और सिंगल फेज भी मिल सकती है। क्यों, गांव में दोस्तों या जो भी शहर होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 3 फेज के कंज्यूमर नहीं होते हैं, सिंगल फेज वाले भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 फेज को देंगे, सिंगल फेज वालों को नहीं देंगे। तो इसलिए हम दोस्तों उस ट्रांसफार्मर को डेल्टा स्टार में यूज करते हैं। और अगला कनेक्शन देखते हैं दोस्तों, ये स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन तो बिल्कुल नहीं, ये 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए किया जाता है। डेल्टा डेल्टा न्यूट्रल नहीं मिल रहा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 5. मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर फॉर ए कांस्टेंट लोड करंट ऑकर एट। स्थिर लोड धारा के लिए ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग दोस्तों ऑप्शंस देख लेते हैं। एट एनी पावर फैक्टर, किसी भी लोड पर, जीरो लोडिंग, जीरो लीडिंग, जीरो लैगिंग, यूनिटी पावर फैक्टर। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि दोस्तों किसी भी मशीन का इफिशियंसी जो होता है वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसका लॉसेस कितना कम है। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर यूनिटी पावर फैक्टर अर्थात जब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे कोई रेजिस्टिव लोड लगा हुआ होगा तो उस समय जो ट्रांसफार्मर की जो पावर फैक्टर होगी दोस्तों वो क्या होगा, ऑलमोस्ट यूनिटी के आसपास होगा। तो उस समय क्या होगा कि जैसे हम जानते हैं दोस्तों लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर पे ट्रांसफार्मर ज़्यादा करंट लेती है और जबकि यूनिटी पावर फैक्टर पे बहुत कम करंट लेती है। जैसे कि हम लोग वी कर्व में जानते हैं दोस्तों, वी कर्व में आपको बना के दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि ये देखिए दोस्तों आपका ये भी कर्व है। इस समय क्या होता है दोस्तों, ये मान ये आपका पावर फैक्टर है और ये इधर आपका करंट है। तो देखिए दोस्तों इस समय जो यहाँ पे ये होता है यूनिटी पावर फैक्टर होता है। तो क्या होता है दोस्तों, जो रेजिस्टिव लोड होता है उस समय करंट बहुत कम होता है। करंट बहुत कम हो जाने की वजह से क्या होता है, आपका कॉपर लॉस कम हो जाता है। जो कि पूरा लॉस, जो कॉपर लॉस जो होता है दोस्तों, ये आयरन लॉस के जो 2 कंपोनेंट्स है एडी करंट और हिस्टेरेसिस, इसको डोमिनेट करता है। तो ओवरऑल जो डिपेंडेंसी लॉसेज का रहता है वो मेन डिपेंड करता है कॉपर लॉस कितना है। यदि कॉपर लॉस को हम लोग दोस्तों कम कर दें, ये कम कब होगा दोस्तों, जब हम कोई रेजिस्टिव लोड लगाएंगे। तो रेजिस्टिव लोड लगाएगा तो ऑब्वियसली लॉसेज कम हो जाएगा। तो उसमें लॉसेज कम हो जाने से इफिशियंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जबकि यदि हम लीडिंग लैगिंग पे देखेंगे दोस्तों, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। तो उस समय कॉपर लॉस आई आर स्क्वायर लॉस जो उसके रेजिस्टेंस के कारण होता है, तो करंट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली दोस्तों आई स्क्वायर आर लॉस जो होता है बहुत ज़्यादा होगा, तो इफिशियंसी उस समय कम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनिटी पावर फैक्टर पे ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पे कार्य करेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम आपको एक ग्राफ बना के दिखाना चाहेंगे। इफिशियंसी और इसका पावर फैक्टर के बीच का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। मैं ब्रश ले लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपका इफिशियंसी है और इधर आपका पावर फैक्टर है। तो इस समय जो क्या होता है दोस्तों कि इफिशियंसी, पहले देखिए दोस्तों जैसे 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 पावर फैक्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इफिशियंसी बढ़ती जाती है। एक समय पे मैक्सिमम इफिशियंसी हो जाती है। अब फिर जब पावर फैक्टर घटना शुरू होता है तो उस समय इफिशियंसी क्या भी होता है दोस्तों, घटना शुरू हो जाता है। इस समय जो इफिशियंसी होता है ये यूनिटी पावर फैक्टर होता है, यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए लॉसेज क्या है, बहुत ज़्यादा है और पावर फैक्टर क्या है, बहुत कम है। तो ये रही इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज दैट। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ यह है कि ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएल TG2 और आरआरबी जेई में देखने को मिला था। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है इट्स नीड नो कूलिंग, इसे कूलिंग की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बी, इट यूजेज ओनली 1 बाइंडिंग, या केवल एक ही बाइंडिंग को यूज करता है। ऑप्शन सी, कोर लॉसेस आर रिड्यूस, कोर लॉसेस कम होता है। ऑप्शन डी, इट हैज़ सिंपल कंस्ट्रक्शंस, इसका कंस्ट्रक्शंस सिंपल होता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर को समझते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, एक ही वाइंडिंग होती है
जो कि प्राइमरी का भी कार्य करता है और सेकेंडरी का भी काम करता है। तो इसलिए जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होती है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग अलग से लगाया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग से लगाया जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, और उसका कॉस्ट सेविंग, कॉपर का जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। कॉपर सिर्फ कॉस्ट ही सिर्फ नहीं बढ़ता है दोस्तों, अब उसमें क्या होता है कि उसमें अब कॉपर अलग लेंथ का लगा है तो उसमें रेजिस्टेंस भी आएगा। तो रेजिस्टेंस आने से दोस्तों क्या होगा कि अब उसमें लॉसेस भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लॉसेस बढ़ने से क्या हो जाएंगे दोस्तों, उसका एफिशिएंसी भी गिरना शुरू हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको ऑटो ट्रांसफार्मर देखने को नहीं बनता, क्योंकि इसमें सिर्फ दोस्तों एक ही वाइंडिंग होती है जो कि प्राइमरी का भी काम करती है और सेकेंडरी का भी काम करती है। इधर से आप सप्लाई दे दीजिए, ये आपका हो गया प्राइमरी साइड, और इधर से आप एक आउटपुट ले लीजिए, ये हो गया आपका सेकेंडरी साइड। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो क्या क्या फायदा देखने को ऑटो ट्रांसफार्मर में दिखता है, हम आपको एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखिए कॉपर सेविंग मटेरियल्स, ये कॉपर के क्या होती है सेविंग, क्योंकि एक ही बाइंडिंग होती है जिसकी वजह से कॉपर की सेविंग होती है और जिससे कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो जाता है। आपको दो बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए जितना कॉपर खरीदना पड़ेगा, आप एक ही बाइंडिंग में दोनों के यूज कर ले रहे हैं, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम केवीए रेटिंग के लिए दोस्तों इसका साइज छोटा होता है, मतलब जो अदर आपका जो कोर लग रहा है या मेन टैंक लगा है या छोटे छोटे अलग जो पार्ट्स लग रहे हैं, तो उसकी भी साइज क्या, उसकी भी कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, कम हो जाती है। इसका इफिशियंसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ज़्यादा होता है क्योंकि लॉसेस कम होते हैं। और देखते हैं दोस्तों, इसका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। सेम केवीए रेटिंग के लिए इसका फिजिकल साइज और कॉस्ट बहुत कम होता है। तो ये सारा कुछ चीज़ को हम देखते हुए इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इट यूजेज ओनली वन बाइंडिंग, ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रांसफर of electric power from primary to secondary in a transformer take place। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक तक विद्युत शक्ति का हस्तांतरण होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों डीआरडीओ जो 2022-23 के बीच में एग्जाम हुआ था उसमें ये देखने को मिला था। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हम पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकली, ऑप्शन बी मैग्नेटिकली, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, ऑप्शन डी कंडक्टिवली। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम दोस्तों ये समझने की कोशिश करेंगे ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। तो जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के साइड में हम लोग इलेक्ट्रिकली सप्लाई देते हैं। उस सप्लाई देने से क्या होता है दोस्तों, उसमें एक मैग्नेटिकली फ्लक्स बनता है, प्राइमरी बाइंडिंग फ्लक्स बनाता है, वो कोर से होते हुए सेकेंडरी बाइंडिंग से होते हुए फिर पुनः प्राइमरी बाइंडिंग पे आता है। मतलब ये जो प्राइमरी बाइंडिंग का फ्लक्स मैग्नेटिकली जो फ्लक्स है ये सेकेंडरी बाइंडिंग को जाके लिंक करता है, जिससे म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना के द्वारा उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और उससे हम लोग लोड लगा के सप्लाई ले लेते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या हुआ, हम लोग ने इलेक्ट्रिकली पहले सप्लाई दिया, इलेक्ट्रिकली सप्लाई देने से क्या हुआ, मैग्नेटिकली फ्लक्स बना और ये फ्लक्स जो हुआ सेकेंडरी बाइंडिंग से लिंक किया, जिसके वजह से वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो इसलिए हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफ़र होती है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिकली होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रांसफार्मर ट्रांसफर ऑफ, एक ट्रांसफार्मर हस्तांतरण करता है वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि कभी कभी क्या करता है, एक ट्रांसफ़र भी पूछता है और एक कभी कभी ट्रांसफॉर्म, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ट्रांसफॉर्म पूछ लेता है। तो ट्रांसफ़र का मतलब तो हस्तांतरण, मतलब एक जगह से दूसरा जगह भेजना होता है, जबकि ट्रांसफॉर्म का मतलब दोस्तों होता है परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि दोस्तों इसमें ट्रांसफर पूछा है ना कि ट्रांसफॉर्म। तो इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को देखिए वोल्टेज, भाई वोल्टेज को तो स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, ये तो परिवर्तन क्या करता है, नहीं करता है। ऑप्शन बी करंट, करंट में भी को भी ट्रांसफर नहीं करता है, प्राइमरी का प्राइमरी साइड में फ्लो होता है, सेकेंडरी का सेकेंडरी साइड में फ्लो होता है। हाँ पावर, जो हम दोस्तों पावर जो हम प्राइमरी साइड में देते हैं, ये पावर बाय द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस मैग्नेटिकली फ्लक्स के द्वारा सेकेंडरी से लिंक करता है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस करता है और वहाँ से पावर ट्रांसफर हो जाती है। तो पावर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि फ्रीक्वेंसी दोस्तों ट्रांसफर नहीं होता है, एक जगह से स्थिर रहता है। यदि आप लोगों ने 50 हर्टेज को भी दिया तो 50 हर्टेज ही होगा। तो यदि हम कांस्टेंट का बात करें दोस्तों, यदि कांस्टेंट पूछे कि क्या क्या स्थिर रहता है, तो स्थिर वक्त में दोस्तों आपका जो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और आपका मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, जो जिसको हम लोग म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं। यदि ट्रांसफर पूछा है तो पावर हो जाएगा,
कांस्टेंट पूछेगा दोस्तों तो आपका फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा, और यदि ट्रांसफॉर्म पूछेगा तो उस समय आपका राइट आंसर वोल्टेज और करंट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तन, परिवर्तन हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं और करंट को भी स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो पावर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएल, सेल और आरआरबी जेई में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए करेंट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। मुझे तो लग रहा है कि दोस्तों अभी तक ये आपको आंसर पता चल गया होगा। अब ओबियसली हम कह सकते हैं कि करंट में तो चेंजिंग होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं हम लोग, वोल्टेज को भी स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं, जबकि जो कि सप्लाई हमें 50 हर्टेज का इनपुट साइड में दिए हैं दोस्तों, तो यही 50 हर्टेज जो है आपको आउटपुट में भी मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं होती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों ट्रांसफार्मर में 3 चीज़ जो रहती है वो चेंज नहीं होती है। तो तीनों चीज़ को हम पहले देखते हैं दोस्तों। एक तो आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, दूसरा फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स, दूसरा आपका क्या हो गया दोस्तों, फ्लक्स हो गया, और तीसरा दोस्तों बहुत अच्छा ये चीज़ है, आप दोस्तों देखिएगा, वोल्टेज पर टर्न्स, वोल्टेज पर नंबर ऑफ टर्न्स, V1/N1/V2/N2। ये भी दोस्तों जो होता है एक ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होता है। तो ट्रांसफार्मर टोटल चीज़ कितना कांस्टेंट होता है, 3 होता है। एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक म्यूचुअल फ्लक्स होता है, और वोल्टेज पर टर्न्स, ये जो होता है प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज पर टर्न्स और सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज पर टर्न्स, जो दोनों होता है दोस्तों स्थिर रहता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राथमिक से द्वितीयक तक पहुंचाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 थ्रू कूलिंग कॉइल्स, ऑप्शन बी थ्रू एयर्स, ऑप्शन सी बाय द फ्लक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। दोस्तों ये क्वेश्चन एनएमडीसी जो कि बेंगलोर में है उसमें पूछा गया था, और डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन जो है दिल्ली का, उसमें देखने को मिला था। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि इस ऑप्शन से हम जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थ्रू कूलिंग कॉइल्स नहीं होगा दोस्तों, इसमें तो कोई कूलिंग से कोई मतलब ही नहीं होता है। दूसरा थ्रू एयर, एयर से भी नहीं होगा। नन ऑफ द एबव। अब इसको बाय द फ्लक्स, जैसे कि दोस्तों हम कई क्वेश्चन पीछे से बताते आ रहे हैं कि जब हम प्राइमरी साइड पे वोल्टेज लगाते हैं तो उससे बनने वाले करंट से म्यूचुअल फ्लक्स बनती है। ये फ्लक्स प्राइमरी को जाकर सेकेंडरी को लिंक करती है, जिससे पावर का ट्रांसफर होता है। तो आप ही बोलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाय द फ्लक्स से क्या होता है दोस्तों, पावर का एक जगह से दूसरी जगह, सॉरी बोले तो प्राइमरी से सेकेंडरी पावर का ट्रांसफर होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच बाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स। ट्रांसफार्मर में किस बाइंडिंग में अधिक संख्या में टर्न्स होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों IOCL, ALP, PGCIL में देखने को मिला था। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लो वोल्टेज बाइंडिंग, ऑप्शन बी हाई वोल्टेज बाइंडिंग, ऑप्शन सी प्राइमरी बाइंडिंग, ऑप्शन डी सेकेंडरी बाइंडिंग। चलिए दोस्तों अब इस ऑप्शन से समझते हैं क्वेश्चन को। लो वोल्टेज बाइंडिंग, लो वोल्टेज बाइंडिंग मतलब जहाँ पे कम वोल्टेज हो। हाई वोल्टेज बाइंडिंग मतलब हाई वोल्टेज वाली। प्राइमरी बाइंडिंग मतलब जहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं। सेकेंडरी बाइंडिंग जहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो दोस्तों अब जैसे कि आप जानते हैं कि वोल्टेज जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स का प्रोपोर्शनल होता है, नहीं जितना ज़्यादा टर्न्स होगा उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, वोल्टेज होगी। तो हमको, मुझे तो पता है, आपको भी पता है, किसी सभी को पता है कि जो हाई वोल्टेज साइड में होता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं दोस्तों, ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे ओबियसली वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि यही चीज़ें पूछ लेता है दोस्तों आपको कि कहाँ पे कम टर्न्स होगा, तो लो वोल्टेज बाइंडिंग, वहाँ पर क्योंकि वोल्टेज कम होगी, वोल्टेज कम होने से दोस्तों वहाँ पे टर्न्स क्या होगी, कम होगी। लेकिन कभी भी प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि प्राइमरी कभी भी जब हम सप्लाई, कभी तो हम LV साइड भी दे सकते हैं या HV साइड भी दे सकते हैं, और सेकेंडरी बाइंडिंग में भी कभी हम लोग HV साइड से हम लोग सप्लाई ले सकते हैं या HV साइड से या LV साइड से हम लोग सप्लाई ले सकते हैं। तो प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग ना होके ये इंटरचेंज होते रहता है। इसलिए दोस्तों वोल्टेज ज़्यादा वहीं पे होगा जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, इफिशियंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। एक पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्न क्रम की होती है। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई एएलपी यूपीपीसीएल सेल में देखने को मिला था। इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर ऑप्शन जो है दोस्तों, ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 98%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 25%। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होती है, जितनी सारी भी इलेक्ट्रिकल मशीन है उसमें सबसे ज़्यादा इसकी इफिशियंसी होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि दोस्तों इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता है, कोई भी घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है एक स्टैटिक डिवाइस इसलिए है क्योंकि कुछ कोई घूमने वाला पार्ट ही नहीं है। जब कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है तो उसमें फ्रिक्शन लॉसेज नहीं होंगे दोस्तों, विंडेज लॉसेज नहीं होंगे, टीयरिंग एंड बियरिंग भी नहीं होगा। तो उस समय लॉसेज क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो सिर्फ लॉसेज के नाम पे क्या रह जाएंगे दोस्तों, एक आपके कॉपर लॉस रह जाएगा और एक आपका आयरन लॉस रह जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी है दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए दोस्तों अब ऑप्शन से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं 100%। देखिए दोस्तों इसमें यदि आइडियल ट्रांसफार्मर कहा रहता तो उस समय तो हम लोग क्या करते, 100% मानते। लेकिन पावर ट्रांसफर कोई भी चीज़ दोस्तों प्रैक्टिकल जो होती है वो 100% कभी भी इफिशियंसी नहीं हो सकती है उसकी। 100% कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं होता। एक सोना भी ले लीजिए, कोई भी दुनिया की चीज़ ले लीजिए दोस्तों, जो प्रैक्टिकली है तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होगी ही। तो इसलिए दोस्तों आप देखिए सबसे करीब कौन सा है, 100 के सबसे पास में कौन सा है दोस्तों, 98%। तो 50% बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गया, 25% बहुत ज़्यादा लॉसेस, तो 98% इफिशियंसी का मतलब होगा कि इसमें बहुत कम लॉसेस है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 98% हो जाएगा। अदर मशीन में जो दोस्तों इफिशियंसी होती है वो 88 टू 95 के बीच में 95% के बीच में घूमती रहती है। तो क्योंकि उसमें दोस्तों रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं तो उसमें फ्रिक्शन लॉसेज, विंडेज लॉसेज या बियरिंग और टियरिंग होते रहता है, तो उसकी इफिशियंसी कम रहती है। इसलिए इस ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी सबसे ज़्यादा रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर शुड हैव। ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का पाथ होना चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों इसरो LMRC यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाई रिलेक्टेंस पाथ होना चाहिए, लो रिलेक्टेंस पाथ होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन से देखते दोस्तों, इसमें चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा है तो इसमें रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रिकली होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो ऐसे ही कट हो गए। अब दो ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। जिस तरह से करंट को फ्लो को अपोज करने के लिए रेजिस्टेंस होता है, उसी ढंग से फ्लक्स को फ्लो करने से अपोज करने के लिए उसमें रिलक्टेंस होता है। जब जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो लॉसेस क्या होती है, उसमें ज़्यादा होती है, करंट बहुत कठिनाई से उसमें फ्लो हो पाती है। तो उसी ढंग से जब मैग्नेटिक फ्लक्स में जब रिलक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उसको फ्लो होने में क्या होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जब फ्लक्स कम हो जाएगा तो ओबियसली वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। क्योंकि इफिशियंसी जो होता है दोस्तों लॉसेस पे निर्भर करता है, और लॉसेस जो एडी करंट लॉस होने दीजिए या फिर आपका हिस्टैरिसीस लॉस होने दीजिए, ये दोनों जो होता है दोस्तों फ्लक्स पे निर्भर करता है। यदि फ्लक्स ही कम होगा तो उसका उसमें लॉसेस क्या हो जाएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हो जाने से इसकी इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। तो कभी भी हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा ऐसा रिलक्टेंस का पाथ हो जिसका पाथ में ऑफर अपोज का ऑफर ज़्यादा हो। तो इसलिए हम लोग उसी सर्किट पे जाएंगे जिसका रिलक्टेंस, यानी कि बोले तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के स्पेक्ट में देखें तो लो रिलक्टेंस पाथ होना चाहिए, ताकि इजीली से फ्लो हो सके। और दीजिए ये दोनों जो होता है दोस्तों फ्लक्स पे निर्भर करता है। यदि फ्लक्स ही कम होगा तो उसका उसमें लॉसेस क्या हो जाएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हो जाने से इसकी इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। तो कभी भी हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा ऐसा रिलक्टेंस का पाथ हो जिसका पाथ में ऑफर अपोज का ऑफर ज़्यादा हो। तो इसलिए हम लोग उसी सर्किट पे जाएंगे जिसका रिलक्टेंस, यानी कि बोले तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के स्पेक्ट में देखें तो लो रिलक्टेंस पाथ होना चाहिए, ताकि इजीली से फ्लो हो सके और हमारा लॉसेस कम हो सके। 14, एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन विच हैज़। एक आदर्श ट्रांसफार्मर वह है जिसमें ऑप्शन ए नो लॉसेस एंड नो मैग्नेटिक लीकेज, ऑप्शन बी इंटरलिव्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन सी ए कॉमन कोर फॉर इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन डी कोर ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड वाइंडिंग ऑफ प्योर कॉपर मेटल। ये क्वेश्चन दोस्तों जेई एएलपी और इसरो में देखने को मिला था। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस आइडियल ट्रांसफार्मर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक एक करके मैं बताता जाता हूँ दोस्तों, हो सके तो आप कहीं पे लिख लीजिएगा। ये ऑप्शन पहला प्रॉपर्टी है नो लॉसेस।
मतलब इसमें कोई भी आयरन लॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो कोई भी लॉसेस जो भी होता है कुछ भी नहीं के बराबर लॉसेस होता है। कॉपर लॉसेस भी जीरो होती है, स्टील लोड लॉस जो होता है वो भी जीरो होता है। कॉपर लॉस में आती है आयरन लॉस जो होता है दोस्तों, आपका एडी करंट लॉस होने दो या स्ट्रेसिस लॉस होने दो, वो जीरो हो जाता है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉसेस नहीं होता है, जिस वजह से इसकी इफिशियंसी क्या होता है दोस्तों 100%। मतलब जितना आप पावर इनपुट साइड में देंगे उतनी ही पावर आपको आउटपुट साइड में मिलेगा। और बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, इसका जीरो होता है एक आइडियल ट्रांसफार्मर का। और चौथा जो इसके कोर का जो परमेबिलिटी होता है दोस्तों इनफाइनाइट होता है। और छठा दोस्तों इसमें कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं होती। मतलब लीकेज फ्लक्स बोलने का मतलब क्या हो दोस्तों, जो फ्लक्स प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड तक नहीं पहुंच के बीच में ही अपनी रास्ता कहीं और से पूरा कर लेता है, उस फ्लक्स को हम लोग यूजलेस फ्लक्स या लीकेज फ्लक्स कहते हैं। इसलिए इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों मेरे माइंड में भी एक बेस्ट एग्जांपल आ रहा है कि जैसे दोस्तों हम लोग गांव से आते हैं, तो गांव में हम लोग की खेत पटवन जो होती है, एक दूर कहीं पे पंप सेट रहता है, वहाँ से ज़मीन से वो पंप करता है और पाइप के माध्यम से हमारे जहाँ जो दूर खेत होते हैं उसमें पानी को डाला जाता है। जो पानी हमारे खेत में पंप से हमारे खेत तक पहुँच गए, वो तो पानी हमारे लिए यूज़फुल हो गए। लेकिन पाइप में दोस्तों थोड़ा थोड़ा लीकेज होता है, जिससे वो पानी बाहर में क्या होता है, बह जाता है। तो उस पानी को हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, तो उस पानी को हम लोग यूजलेस पानी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारा यूज में नहीं है। तो उसी ढंग से दोस्तों लीकेज फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, फ्लक्स हमें वही यूजफुल कहेंगे जो प्राइमरी से निकला, सेकेंडरी से होते हुए पुनः प्राइमरी तक वापस आ गया, तो उस फ्लक्स को हम लोग दोस्तों यूजफुल फ्लक्स कहेंगे। और जो फ्लक्स प्राइमरी, क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होती है उसका सारा मेटल पार्ट्स आयरन से ही बना हुआ होता है, तो कहीं से भी वो अपना लो रिलेक्टेंस पाथ उसको मिल जाता है, तो ईजिली वो कहीं से भी अपना पथ पूरा कर लेता है और वो रास्ते में ही घूमता रहता है। तो उस फ्लक्स को हम लोग लीकेज फ्लक्स कहते हैं, और ऐसा चीज़ हमें आइडियल ट्रांसफार्मर में देखने को नहीं मिलता है। और इस दोस्तों इसके कोर का जो BH कर्व होता है वो लीनियर होता है, मतलब वो कभी सेचुरेट नहीं होता है। BH कर्व आप दोस्त देखते होंगे कि एक पॉइंट से जैसे ड्यूअल मैग्नेटिज्म से शुरू होता है और एक पॉइंट पे जाके वो सेचुरेट कर जाता है। लेकिन जो आइडियल ट्रांसफार्मर का कोर होता है दोस्तों वो लीनियर होता है, मतलब कभी वो सेचुरेट नहीं करेगा। प्रैक्टिकली ये सब संभव नहीं है दोस्तों, ये सारे प्रॉपर्टी एक आइडियल ट्रांसफार्मर में होती है। तो देखिए दोस्तों ये सारे चीज़ आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑप्शन एक में देखिए नो लॉसेज एंड नो मैग्नेटिक लीकेज, यहाँ पे नो लिखना चाहिए था, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो ये इसमें नो लॉसेज एंड नो मैग्नेटिक लीकेज ये इसका प्रॉपर्टी होता है। इंटरलिव्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी बनने, इंटरलिव्ड मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में जुड़े हुए होते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। एक कॉमन कोड फॉर इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्डिंग, नहीं भाई एक कोड प्राइमरी ये इसका प्रॉपर्टी नहीं होता है। कोर ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड बाइंडिंग ऑफ प्योर कॉपर मेटल, ये भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ फ्लक्स डज ट्रांसफार्मर एक्शन नीड, ट्रांसफार्मर क्रिया के लिए किस प्रकार के फ्लक्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि दोस्तों कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है, तो मतलब उसमें जो अभी हम आपको बहुत देर से बहुत सारे क्वेश्चंस में बताते आ रहे हैं कि जो फ्लक्स इनको प्राइमरी साइड से जाती है और सेकेंडरी साइड से होते हुए पुनः वापस आती है, तो वही फ्लक्स घूमते रहती है। तो ट्रांसफार्मर में फ्लक्स क्या रहता है दोस्तों, स्थिर रहता है। फिर भी चलिए दोस्तों क्वेश्चन को ऑप्शन के एनालिसिस करते हैं। तो ऑप्शन ए में दोस्तों दिया है अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भाई अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता, हमको मैग्नेटिकली चाहिए यहाँ पे फ्लक्स, तो इसलिए ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, ये तो कभी नहीं हो सकता है। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब अब फ्लक्स जो रहेगा समय के साथ घटता बढ़ता रहेगा, नहीं दोस्तों फ्लक्स कांस्टेंट रहना चाहिए। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स हमेशा बढ़ता जाना चाहिए, नहीं दोस्तों ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ ऑप्शन डी में देखिए दोस्तों कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है दोस्तों, क्षमा चाहेंगे, 30 बोल के मैंने आपको 15 क्वेश्चन ही बताया। आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट में। दोस्तों इस क्वेश्चन को ढूंढ के लाने में अलग अलग बुक को सेट को बहुत जगह से ढूंढ के आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े। अभी नया नया हूँ दोस्तों, थोड़ा सा आपकी ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट करेंगे जिससे मुझे थोड़ी एनर्जी मिलेगी और मैं ज़्यादा आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। और ऐसी ही प्रकार से अलग अलग मशीन पे अलग अलग जितने भी टॉपिक्स है सब पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर वही क्वेश्चंस लेकर आऊँगा दोस्तों, जो कि आपको प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिला है। तो जिससे आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको एनर्जी का बूस्ट तो करेगा ही करेगा दोस्तों, साथ में आपको
ये भी पता चलेगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों आप इस 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन को सॉल्व सही कर पाए हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।